तो स्टूडेंट्स देखिए, आज स्टार्ट करने जा रहे हैं मेंसुरेशन को। पहली क्लास होगी मेंसुरेशन की अपनी। मेंसुरेशन क्षेत्रमिति। जो मेंसुरेशन है क्षेत्रमिति है, इसमें अपने पास दो प्रकार के फिगर होते हैं। एक वे फिगर होते हैं जो 2D होते हैं, मतलब उनमें अधिकतम 2 डायमेंशन होती है। एक 3D फिगर होता है, उसमें अधिकतम 3 डायमेंशन होती है। तो जो मेंसुरेशन है इसको हम यहाँ दो भागों में एक बार डिवाइड कर लेते हैं कि ये है अपना 2D फिगर और ये है अपने पास 3D फिगर। जो 2D फिगर होता है इसके अंदर 2 डायमेंशन होती है, 3D फिगर के अंदर अधिकतम 3 डायमेंशन होती है। यानी 2D डायमेंशन की बात करें तो मतलब इसमें क्या होता है, क्षेत्रफल होता है। क्या होता है? क्षेत्रफल होता है, एरिया होता है। और 3D फिगर्स की बात करें तो इनमें क्या होता है, आयतन होता है। या फिर इनको हम ये भी कह सकते हैं कि जो क्षेत्रफल वाले होते हैं ये समतल ज्यामिति होती है, इनको क्या कह सकते हैं हम, समतल ज्यामिति होती है। और ये क्या होती है, ठोस ज्यामिति होती है। आयतन किसमें होगा, किसी ठोस के अंदर होगा, तो इसको क्या कह सकते हैं, ये एक ठोस ज्यामिति है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमने यार 2D डायमेंशन और इसको कहा 3D डायमेंशन। यानी यहाँ पर कौन से फिगर होंगे जिनमें क्षेत्रफल निकाला जा सकता है, और इसमें क्या होगा कि उनका आयतन निकाला जा सकता है। ये ठोस होंगे, ये क्या होंगी, एक प्रकार की ज्यामिति होगी। इनको एक समतल पृष्ठ के ऊपर आरेख के द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है, जबकि इसको किसी समतल के ऊपर आरेख के द्वारा प्रदर्शित नहीं किया जा सकता है। जैसे समतलीय ज्यामितियों की बात करें हम तो कौन कौन सी है, जैसे वर्त होता है अपने पास, त्रिभुज होता है, वर्ग होता है, आयत होता है, चतुर्भुज होता है, या फिर किसी भी बहुभुज की बात कर लो आप। तो ये सब क्या है, मतलब समतल ज्यामिति है। इनको हम किसी भी पृष्ठ के ऊपर या किसी समतल पट के ऊपर आसानी से बना सकते हैं। और इनमें क्या अधिकतम हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, इनका आयतन नहीं निकाल सकते क्योंकि ये ठोस नहीं होते हैं। और जो समतलीय ज्यामिति होती है उन्हीं का केवल हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। और जो ठोस ज्यामिति होंगी उनका क्या निकालेंगे, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालेंगे, मतलब साइड टू साइड जो चारों तरफ को उसका एरिया होता है उसको टोटल करके उसके बाद में उसका क्या निकाला जाता है, पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाला जाता है। तो जो ठोस ज्यामिति है, ठोस ज्यामिति कौन कौन सी हो जाती है अपनी, जैसे घन होता है, तो घन क्या है, ठोस है। घनाभ क्या है, ये भी एक ठोस है। शंकु है, तो शंकु भी ठोस है। और जैसे बात करें हम प्रिज्म की, तो प्रिज्म भी ठोस है। और जैसे पिरामिड कहें तो पिरामिड भी ठोस है। और या फिर हम बात करें गोले की, जो गोला है वो भी क्या है, ठोस है। तो इस प्रकार से इनको दो भागों में डिवाइड किया गया है मेंसुरेशन को, एक 2D फिगर्स और एक 3D फिगर। 2D फिगर कौन से होते हैं और 3D फिगर कौन से होते हैं मैंने आपको बता दिया है। ठीक है। अब बात कर लेते हैं इनके माप की, कि जो इसकी यूनिट होगी वो यूनिट किस प्रकार से होंगी। तो यूनिट के लिए भी मैं आपको इसी तरीके से एक चीज समझाता हूं यहाँ पर। तो यूनिट के लिए देखिए क्या होता है कि एक तो अपने पास क्या था, 2D फिगर था, और एक कौन सा था, 3D फिगर था। एक 2D फिगर है और एक 3D फिगर। तो 2D फिगर के अंदर तो क्या क्या होगा, 3D फिगर के अंदर क्या क्या होगा। तो 3D फिगर में हम क्या निकालेंगे, आयतन निकालेंगे, और इसमें क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे। तो इसी के साथ एक चीज और ऐड कर देते हैं हम यहाँ पर, केवल डी। ठीक है। ये सिंगल डायमेंशन हो गई अपने पास, ये डबल डायमेंशन है, और ये ट्रिपल डायमेंशन है। यानी इसमें 3 माप एक साथ होंगी, इसमें 2 माप एक साथ होंगी, और इसमें केवल 1 माप ही एक साथ होगी। तो 1 माप किसमें होती है एक साथ, जैसे या तो किसी भुजा की बात की जाए, या फिर किसी विकर्ण की बात की जाए, या फिर किसी
परिमाप की बात की जाए। ठीक है, या तो भुजा की बात करेंगे, या विकर्ण की बात करेंगे, या फिर परिमाप की बात करेंगे, तो वो तो किसमें आएगा, सिंगल डायमेंशन में। और ये जो हम करेंगे भुजा विकर्ण परिमाप होगा, इसकी सिंगल डायमेंशन जैसे या तो भुजा सेंटीमीटर में होगी, या मीटर में होगी, या फिर इंच में होगी। ठीक है, तो ये मतलब किसी एक ही उसमें होगी। और इसको मैं जैसे यहाँ पर एक लिख देता हूँ, इसकी डायमेंशन किसी में होगी, एक में ही होगी, या तो सेंटीमीटर में होगी आपके पास, या फिर मीटर में होगी, या फिर डेसीमीटर में होगी, या फिर इंच के अंदर होगी। इस प्रकार से इसकी क्या होगी, माप होगी, यानी इसकी जो यूनिट होगी, मात्रक होगा, वो इसी प्रकार से होगा, यानी सिंगल वे में इसका यूनिट होगा। अब 2D बात करें तो 2D किसमें होगा, जो भी अपने पास क्षेत्रफल होते हैं, जो भी अपने पास जिस भी आकृति का अपने पास क्षेत्रफल होता है, वो क्षेत्रफल किसमें आएगा, 2D में आएगा। यानी क्षेत्रफल के अंदर 2 डायमेंशन होती है। जैसे बात करें आयत की बात करें तो जैसे आयत की लंबाई के क्षेत्रफल के लिखते हैं हम लंबाई गुणा चौड़ाई। तो इसमें देखिए अपने पास दो चीजें आ रही है, एक तो लंबाई आ रही है और एक चौड़ाई आ रही है। तो 2 बार अपने को या सेंटीमीटर में तो 2 बार सेंटीमीटर और सेंटीमीटर लिखना होगा। जैसे ये कोई आयत होगी अपने पास और इसको दे दिया, जैसे ये आपके पास 8 सेमी है और ये कितनी है, ये 5 सेमी है। ठीक है, तो क्या करते हैं, इन दोनों को गुणा करके लिखते हैं कि 8 और 5, यानी दोनों को गुणा करके लंबाई गुणा चौड़ाई इसका क्षेत्रफल होता है। तो 8 40 तो ये हो गए, और सेंटीमीटर इन दोनों को गुणा करेंगे, सेंटीमीटर और सेंटीमीटर यानी सेंटीमीटर का स्क्वायर। इस प्रकार से अपने पास 2 बार होता है, इसलिए ये अपने पास 2D में आ जाता है। ठीक है, तो जो क्षेत्रफल होता है किसी भी आकृति वर्ग का हो, मतलब किसी भी आकृति का, चाहे वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हो, तो वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल के अंदर भी अपने पास 2 ही माप होती है, उनको क्या करते हैं, गुणा करके लिखते हैं, तो वो क्या हो जाता है, स्क्वायर हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए जो क्षेत्रफल होगा वो किसमें होगा, या तो सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा, या फिर वर्ग मीटर में होगा, या फिर डेकामीटर स्क्वायर में होगा, या फिर इंच स्क्वायर में होगा। यानी इसके साथ 2 डायमेंशन होंगी, इसके साथ में केवल एक ही डायमेंशन होगी। और जो 3D फिगर्स होते हैं मतलब जिनमें आयतन होता है, उसमें कितनी होंगी, 3 होंगी। तो इसके लिए 3 कौन सी होंगी, जैसे हम किसी आयताकार टैंक की आयतन की बात कर लें, आयताकार टैंक की आयतन की बात कर लें, या फिर बेलनाकार जो टैंक होता है उसकी बात कर लें, या फिर कोई बेलन की बात कर लें, छड़ की बात कर लें, तो उसका आयतन होगा वो क्या होगा। जैसे आयताकार की बात करें तो आयताकार का जो आयतन होता है वो क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। यानी आयतन क्या होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ठीक है, तो जैसे बात करें कि टैंक की लंबाई है वो अपने पास 5 मीटर लंबा है, या सेंटीमीटर में ले लीजिए इसको, कि ये अपने पास कितना है, 20 सेंटीमीटर है, और जो चौड़ाई है वो है उसकी 10 सेंटीमीटर, और ये है उसकी 5 सेंटीमीटर। यानी कोई टैंक है या फिर कोई छड़ मान लो, वो 20 मीटर लंबी है, 20 सेंटीमीटर लंबी है, 10 सेंटीमीटर चौड़ी है और 5 सेंटीमीटर ऊंची है। तो इसका आयतन क्या होगा, मतलब तीनों को गुणा करके लिख देंगे। जो आयताकार चीज होती है उसका जो आयतन होता है वो यही होता है, LBH लिखते हैं हम, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो देखिए ये कितना हो जाएगा, 5 गुणी 10, 10 तो ये हो गया अपने पास, और 2 बिंदु ये हो गई, यानी कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि 1 सेंटीमीटर ये होगा, दूसरा ये होगा और तीसरा ये होगा, इसलिए ये किसमें आ जाएगा, 3D में आ जाएगा। ठीक है, तो जो 3D फिगर्स में क्या होगा अपने पास, यहाँ पर आयतन होगा और ये क्या होगा, ठोस होगा। तो यहाँ पर लिखते हैं हम कि 3D फिगर के अंदर क्या होगा, आयतन होगा। और जो आयतन है वो किसमें होगा, या तो अभी हमने सेंटीमीटर क्यूब में निकाला, या तो सेंटीमीटर क्यूब में होगा, या फिर मीटर क्यूब में होगा यानी घन मीटर में होगा, या फिर इंच क्यूब में होगा, या फिर किस में होगा, डेकामीटर क्यूब में होगा। या फिर देखिए घन मीटर, घन सेमी और ये जो घन इंच है इनको हम लीटर के अंदर भी चेंज कर सकते हैं, जो कि आयतन की ही इकाई है। तो यहाँ हम क्या लिख देते हैं, कई बार लीटर का भी यूज करते हैं, उसके बाद घन लीटर का भी यूज करते हैं, किलो लीटर का भी यूज करते हैं। तो देखिए वो आगे देखेंगे सारी चीजें कि और इसके मात्रक कौन कौन से होते हैं। तो एक बार यही देखना है आपको कि जो आयतन होता है वो किसमें आता है, सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब या इंच क्यूब में होता है।
देखें, जो पूरा मेंसुरेशन है क्षेत्र में की है, उसके अंदर अपने पास एक चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, और वो कौन सा फिगर है, जो आपका राइट एंगल ट्रायंगल होता है, समकोण त्रिभुज होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये यूज किस में होता है राइट एंगल ट्रायंगल? ये जैसे आपका घन है, घनाभ है, या कोई भी ट्रायंगल ले लो उसमें भी यूज होता है, या फिर मतलब इससे संबंधित जो भी अपने पास आकृति होंगी वो कोई भी हम यूज कर सकते हैं, जैसे वर्ग है या फिर आयत है। तो सबसे पहले इसको देखेंगे क्योंकि इसका यूज बहुत ज्यादा हुआ आगे पूरे चैप्टर में। तो राइट एंगल देखते हैं एक बार। राइट एंगल ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज। ये पढ़ने के बाद हम सारे जो चैप्टर हैं इसमें जो भी पॉइंट है अपने पास सभी एक एक करके पढ़ेंगे। जैसे एक नंबर पे ट्रायंगल पढ़ेंगे, त्रिभुज पढ़ लेंगे, उसके बाद में वर्ग पढ़ लेंगे, आयत पढ़ेंगे, उसके बाद में बहुभुज पढ़ेंगे, उसके बाद प्रिज्म पढ़ेंगे, पिरामिड पढ़ेंगे। तो प्रत्येक के बारे में एक एक यहाँ पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है, ये पढ़ना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि पूरे चैप्टर में जो राइट एंगल का यूज है वो मतलब ये समझो आपकी 70%, इतना 70% तो इसी का यूज होता है कि इसी के थ्रू हम अधिकतर क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। तो जो राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है कि ऐसा त्रिभुज हो जिसमें अपने पास कोई भी एक एंगल हो 90 डिग्री का हो, 90 डिग्री का होना चाहिए। वो कौन सा ट्रायंगल कहलाएगा? राइट एंगल ट्रायंगल कहलाएगा, समकोण त्रिभुज कहलाएगा। तो राइट एंगल ट्रायंगल क्या हो अपने पास? ऐसा त्रिभुज जिसमें कोई भी एक कोण क्या हो, समकोण हो, यानी कि 90 डिग्री का हो। तो देखिए जैसे यही बना देता हूं इधर, या फिर यहां इधर दिखता रहेगा आपको। ये अपने पास कोई एक ट्रायंगल हुआ है जिसमें एक कोण 90 डिग्री का है, ये 90 डिग्री का कोण हुआ है, जिसकी वजह से इसको हम क्या कह देंगे, ये समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। इसको ए बिंदु नाम दे देते हैं, इसको बी बिंदु और इसको सी बिंदु, ठीक है। पैटर्न क्या है इसकी? इसमें एक जो एंगल होगा अपने पास वो 90 डिग्री का होगा, ठीक है। और जो राइट एंगल ट्रायंगल होता है उसमें एक थ्योरम लागू होती है। कौन सी थ्योरम होती है? जिसको हम पाइथागोरस प्रमेय बोलते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय है वो क्या कहती है कि किसी राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर जो आपका हाइपोटेंशियल होता है, जो आपका हाइपोटेंशियल होता है, वो आपके परपेंडिकुलर जो वर्ग, परपेंडिकुलर का वर्ग होता है, और जो आपका बेस का स्क्वायर होता है, यानी इसका जो स्क्वायर है, इसका जो वर्ग है, वो इन दोनों के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। यानी कि किसी समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा होती है, किसी समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा होती है, वो अन्य शेष बची हुई दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होती है। यानी कि इसको हम सीधे से शब्दों में क्या कह सकते हैं कि जो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि हाइपोटेंशियल का स्क्वायर बराबर क्या होता है आपका परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। यानी कि इसको हम कह देते हैं कर्ण, इसको कह देते हैं क्या, आधार, और इसको क्या कह देते हैं हम, लंब, ठीक है। यानी जो कर्ण का स्क्वायर है, जो आपका कर्ण का स्क्वायर है वो किसके बराबर होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। यानी किसी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कर्ण का जो वर्ग होता है वो शेष बची हुई दोनों भुजाओं के वर्गों के, तो शेष दोनों भुजाएं कौन सी, एक तो लंब बच गया और एक आधार बच गया, ये वर्गों के योग के क्या होता है, बराबर होता है। ये क्या है आपकी पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। अब ये जो पाइथागोरस प्रमेय है ये आपको पता है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर ही लागू होती है, बाकी कहीं भी लागू नहीं होती है। तो इसके भी मतलब रेशियो है अपने पास कि वो रेशियो अगर हम ज्यादातर अधिकतर याद रखें तो जो अधिकतर क्वेश्चन है यानी 90% क्वेश्चन की बात कर लेते हैं वो उसी से ही बन जाते हैं। तो जो रेशियो है वो रेशियो कौन कौन से, वो रेशियो मैं आपको बता देता हूं यहाँ पर कि जैसे देखिए एक है आपके पास 3, 4 और 5। यदि आपके पास हाइपोटेंशियल यानी जो आपका कर्ण है वो 5 है तो आपका लंब और आधार या तो 4 होगा या 3 होगा। ये लंब होगा तो ये आधार हो जाएगा, ये आधार होगा तो ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, ठीक है। 3, 4, 5 ये एक नंबर देख लेते हैं रेशियो। दूसरा रेशियो होता है आपका 1, 1 √2। यदि आपका
लंब एक है, आधार एक है, तो आपका जो हाइपोटेंशियल है, करंट है, वो कितना हो जाएगा, √2 हो जाएगा। यानी कि अगर ये एक है तो ये एक हो गया, ये भी एक है तो एक का स्क्वायर प्लस एक का स्क्वायर, एक और एक कितना हो गया 2, और 2 का यहाँ पे क्या निकाल लेंगे √, तो कितना हो जाएगा √2 ही हो जाएगा। उसके बाद जैसे 3 नंबर देखें हम, तो 3 नंबर का जो रेशियो मैं बता रहा हूँ आपको, जैसे ये है आपके पास एक, ये है आपके पास √3 और ये कितना है 2, 1 √3 और 2। तो देखिए ये कैसे लागू होता है, ये भी देख लीजिए एक बार कि जैसे ये 5 है, ये 4 है, ये 3 है, तो 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, और 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9। यदि लंब अपन कितना माने 3 माने, और आधार 4 माने, 3 3 9, 4 चौक 16, 16 और 9 25, और 25 का √2 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अगर इसकी बात करें तो इसको भी 1 मानेंगे और इसको भी 1 मानेंगे, तो 1 और 1 2 हो गया, और तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसका √2 आ जाएगा, 2 का √2 हो जाएगा। यदि इसकी बात करें तो देखिए या तो इससे कर लो या इससे कर लो। देखिए अगर इसको रखते हैं यहाँ पर तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 हो गया, और इसको यहाँ रखते हैं तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 4 - 1 लंब निकालने के लिए तो कितना हो गया 3 हो गया, और 3 का √, निकालेंगे √3 ही रह जाएगा। ठीक है, अगले की बात करें हम तो क्या होगा 5 12 13। आगे बात करें तो देखिए जैसे इसी को भी चेक कर लो आप कि जो आपका 13 का जो स्क्वायर है वो कितना हो जाएगा 169, यानी सबसे बड़ी भुजा कौन सी हुई, कर्ण हो गई। तो ये 13 है अपने पास, तो ये 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144, 169 - 144 कितना बच जाएगा 25, और 25 का √2 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करें हम तो 7 24 25, यानी एक रेशियो होता है आपका 7, एक होता है 24 और एक होता है 25। यानी सबसे भुजा अगर आपके पास 25 है तो शेष बची हुई दोनों भुजाएं वो 7 और कितनी होंगी 24 होंगी। 6 नंबर की बात करें हम तो 6 नंबर क्या हो जाएगा आपके पास 9 40 41। यदि सबसे बड़ी भुजा 41 है तो शेष दोनों बची हुई भुजाएं कितनी 9 या 40 में से एक होंगी। मतलब ये लंब या तो ये होगा या फिर ये होगा, या एक इनमें से क्या होगा आधार होगा। अगली बात करें तो अगला रेशियो होगा आपका 11 60 और 61। यानी इस प्रकार से ये जो रेशियो होती है इसी में ही चलती है, जो आपके पाइथागोरस प्रमेय होती है। यदि ये 5 का स्क्वायर है तो ये 4 का स्क्वायर होगा, ये 3 का स्क्वायर होगा। ठीक है, अब आगे क्या होता है इनमें कि इनकी मल्टीपल भी अपने पास आ जाते हैं, कि जैसे मैंने ये बताया आपको कि ये 5 है, ये 4 है, ये 3 है, तो ये ऐसे भी हो सकता है कि 5 दूनी 10 हो गया, ये 4 दूनी 8 हो गई, ये 3 दूनी 6 हो गई। तो इस प्रकार से भी अपने को मिल सकती है, वो अपने को चेक करना होगा। ठीक है, तो इनका जो मल्टीपल संख्याएं हैं वो भी मैं एक बार आपको बता देता हूँ किस प्रकार से होंगे वो। जैसे देखिए एक बार मैं आपको चेक ही करा देता हूँ इनको। यदि जैसे क्वेश्चन हो अपने पास यदि किसी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा 13 सेमी तथा सबसे छोटी भुजा 5 सेमी हो तो तीसरी भुजा की लंबाई ज्ञात करें। यदि किसी त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा 13 सेमी तथा सबसे छोटी भुजा 5 सेमी है तो तीसरी भुजा की लंबाई ज्ञात करो। यानी कि ये अपने पास कोई समकोण त्रिभुज है तो सबसे बड़ी भुजा है वो दे रखी अपने को कितनी 13 सेमी, यानी कि ये कितनी है अपने पास 13 सेमी है, और जो सबसे छोटी भुजा है तो सबसे छोटी भुजा 5 सेमी, मतलब इन दोनों में से कोई भी एक मान लो आप, तो इसको जैसे हम 5 समझ लेते हैं तो क्या कहे अपने को लंब ज्ञात करना हो, यानी ये 13 होगी, ये कितनी होगी 5 होगी। तो देखिए या तो इसको पाइथागोरस प्रमेय से करो या फिर अभी मैंने आपको जो रेशियो बताया उससे आपको अगर याद है तो उससे भी आप डायरेक्ट इसका आंसर दे सकते हैं, क्योंकि जो दूसरा रेशियो मैंने बताया था आपको 5 12 और 13 का बताया था,
जो दूसरा रेशियो था आपका वो 5, 12 और 13 का था। तो इसमें से आपको एक तो ये 13 वाली दे दी और एक 5 दे दी, तो तीसरी भुजा कितनी हो जाएगी, 12 सेमी हो जाएगी। ठीक है, या फिर इसको उस हिसाब से चेक करेंगे कि जो आपका पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है कि जो आपका कर्ण होता है वो किसके बराबर होता है, वैसे पूरा हम लिखते हैं इसको कि कर्ण स्क्वायर बराबर है, सबसे बड़ी भुजा का जो वर्ग होता है वो क्या होता है, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ कर्ण बराबर ज्ञात करेंगे तो क्या हो जाएगा, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए यहाँ इसका स्क्वायर हटा लें तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, अंडर रूट आ जाएगा। ज्ञात क्या करना है अपने को, ज्ञात करना है अपने को लंब ज्ञात करना है। तो लंब के लिए देखिए इसको चेंज कर लेंगे हम, फॉर्मूला वही रहेगा अपने पास। तो देखिए यदि अपने को लंब चाहिए तो लंब को इधर लेके आ जाएंगे और इसको इधर भेज देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, लंब का स्क्वायर हो गया। तो इधर क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर पहले से बराबर किस निशान के इधर था, आधार का स्क्वायर इधर भेज रहे हैं तो किसका हो जाएगा, माइनस। ठीक है, अब इसका स्क्वायर हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, लंब बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। इसका स्क्वायर हटा दिया यहाँ से तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट। तो कर्ण कितना दे रखा है अपने को, 13, तो 13 का स्क्वायर कितना हो गया, 169 माइनस आधार कितना दे रखा है 5, तो ये कितना हो गया 25। 169 माइनस 25 कितना हुआ 144, तो ये कितना हुआ 144। 144 का रूट कितना होता है 12। तो जो तीसरी भुजा है लंब वो कितने जाएगी, 12 सेमी जाएगी। और आपको अगर वैसे डायरेक्ट आपको रेशियो याद है तो आप इनके थ्रू भी इसको बना सकते हो, रेशियो के थ्रू भी इनको बना सकते हो। अब देखिए आगे कि एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसमें एक कि जैसे कहा जाए यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं, यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं क्रम से 10 सेमी या फिर 30 ले लो, इसको 15 सेमी ले लो और इसको आप 40 सेमी ले लो। 15 सेमी है और इसको 8 सेमी ले लो, या इसको एक काम करते हैं, इसको विकर्ण सिचुएशन को चेंज करते हैं। यहाँ पर यदि किसी सेम ऐसा ही क्वेश्चन रख देते हैं, यदि किसी वर्ग की, यदि किसी वर्ग का कारण, यदि किसी वर्ग का विकर्ण 12√2 है तो उस यदि किसी वर्ग का विकर्ण है वो 12√2 है, सेंटीमीटर में ले लीजिए इसको, तो उस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। यदि किसी वर्ग का विकर्ण है वो 12√2 है तो उस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो बात कर रहा है किसकी है, वर्ग की। तो अपने पास ये वर्ग हो गया। वर्ग के अंदर क्या होता है, वर्ग के अंदर जो चारों भुजाएं होती हैं वो आपकी बराबर होती हैं, और चारों कोण होते हैं वो भी कितने डिग्री के होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। इन जो सभी भुजाएं होती हैं वो बराबर की होती हैं। ठीक है, तो जैसे ये इसका विकर्ण हो जाता है। ठीक है, ये विकर्ण दे रखा अपने को कितना, 12√2। ठीक है, ये ए बिंदु हो गया, ये बी बिंदु है, ये सी और ये डी बिंदु। ठीक है, अब ये कह रहा है कि ये 12√2 है, ये 12√2 है। तो मैंने देखिए एक आपको रेशियो बताया था कि 1 1 और √2।
अगर आपके पास जो सबसे बड़ी भुजा है किसी त्रिभुज के अंदर वो √2 है, यानी ये रेशियो जहाँ पर काम कर रहा है, क्योंकि सबसे बड़ी भुजा इसके गुणज में होगी तो ये इसका गुणज है आपके पास, ठीक है। और इन दोनों भुजाओं की लंबाई बराबर होगी, क्यों कि वृत्त के अंदर जो सारी भुजाएं होती हैं, सभी भुजाएं होती हैं, वो क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो ये दोनों देखो बराबर है, ये रेशियो भी एक का, ये भी एक का है, ठीक है। तो यदि यहाँ पर हम बात करें कि 12√2 का मतलब कितना है, 12√2, यदि √2 का मतलब क्या है, 12√2 है, तो इसका कितना गुना है, ये 12 गुना है। √2 का कितना गुना है, 12 गुना है, तो ये कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगी, और ये कितनी हो जाएगी, 12। तो यानी दोनों भुजाएं कितने कितने की होंगी, 12 की। तो ये भी कितनी होगी, 12 सेमी, यानी इसमें तो सभी भुजाएं होंगी वो कितनी की होंगी, 12 सेमी की। पूछा क्या है इसने, वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजाएं स्क्वायर। तो ये भी 12 है, ये भी 12 है, सभी 12 है, तो 12 का स्क्वायर कितना हो गया, 144 सेमी। तो इस प्रकार से भी आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। और देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन अपने पास है, यदि किसी वृत्त का परिमाप, यदि किसी वृत्त का परिमाप 48 सेमी है, तो उस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कर। यदि किसी वृत्त का परिमाप है वो 48 सेमी है, तो उस वृत्त का परिमाप ज्ञात करें। तो देखिए कोई वृत्त दे रखा अपने को, जैसे ये क्या होगा, अपने पास वृत्त हो गया, ठीक है। अब इस वृत्त के अंदर क्या कह रहा है कि जो इसका परिमाप है, तो परिमाप क्या होता है, चारों भुजाओं का योग होता है, किसमें, वृत्त में, यानी कि 4a, यानी जो भुजा का 4 गुना क्या होता है, इसका परिमाप होता है। तो a बराबर क्या हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर 4 का भाग दिया जाए तो प्रत्येक की लंबाई आ जाएगी। तो देखिए 4 का 3 तो कितना हो गया इसमें, 12 चौके 48, यानी प्रत्येक भुजाओं कितने कितने की हुई, 12 की, ठीक है। प्रत्येक भुजाओं कितने कितने की है, 12 की है। यदि यहाँ बात कर लेते हैं क्षेत्रफल की, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, वही 144 हो जाएगा। भुजा का स्क्वायर यानी 12 का स्क्वायर, यानी कि 144 वर्ग से, ये तो क्या होगा, इसका क्षेत्रफल होगा। यदि यहाँ पूछता है कि उसका विकर्ण कितना होगा, तो विकर्ण कितना होगा, यहाँ पर ये विकर्ण हो जाएगा। तो आपने वही चीज है कि आपने अगर रेशियो मेथड पढ़ रखा है कि ये रेशियो आपको याद है कि 1/√2। यदि आपके पास इस एक का मतलब कितना है, 12 है, इस एक का मतलब भी 12 दे रखा है, पहली भुजा 12 है, दूसरी 12 है, तो आपके पास वर्ग देंगी। तो कितना गुना है, ये एक का 12 गुना है, ये भी 12 गुना है, तो ये भी कितना गुना हो जाएगी, 12 गुना। तो ये कितना हो गया, 12/2। तो ये भुजा कितनी होगी आपके पास, 12/2। तो यदि विकर्ण पूछा जाए तो क्या हो जाएगा इसका, 12/2 सेमी। और क्षेत्रफल पूछे तो कितना हो जाएगा, 144 सेमी, और भुजा पूछी जाए तो कितनी हो जाएगी, 12 सेमी। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चनों को सोल्व करना है। और लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे देखिए क्वेश्चन है अपने पास, किसी आयत की भुजाएं 3:4 के अनुपात में, किसी आयत की भुजाएं हैं वो 3:4 के अनुपात में है, तथा उसका क्षेत्रफल 1200 वर्ग सेमी है। तो उस आयत का विकर्ण ज्ञात करें।
कोई आयत है उसकी भुजाएं 3:4 के अनुपात में है तथा जो उसका क्षेत्रफल है वो 1200 वर्ग सेमी है, तो उस आयत का विकर्ण व्यास 3 है। तो देखिए यहाँ पर वही चीज है, यदि आप रेशियो मेथड से करना चाहते हो तो रेशियो मेथड आपने पढ़ा था, देखिए कि याद है आपको तो तुरंत याद आ जाएगा। यदि एक भुजा आपके पास 3 है, एक 4 है और एक 5 है, ठीक है, एक 3 है, एक 4 है और एक 5 है, ठीक है। तो देखिए इस 3 का मतलब नहीं दे रखा आपको, इस 4 का नहीं दे रखा, इस 5 का मतलब भी आपको नहीं दे रखा। अब क्या कह रहा है कि ये 1200 वर्ग सेमी है आपके पास, कितना है 1200 वर्ग सेमी है। और आप आयत का क्षेत्रफल जानते हैं क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। तो देखिए यदि 3 चौक 12 अपने पास होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई दोनों गुणा 3 चौक 12 अपने पास होता है। यदि यहाँ पर हम एक 10 और काम में ले लें तो देखिए यदि मैं इसको 10 समझ लूं, इसको 10 समझ लूं, तो ये कितना हुआ अपने पास 3, ये कितनी हो गई 40, तो ये कितना होना चाहिए 50। तो एक आयत की बात करते हैं, तो आयत कैसी होती है अपने पास, इस प्रकार से एक आयत होती है, ये अपने पास क्या होगी आयत होगी, ठीक है। अब इस आयत में देखिए ये विकर्ण हो गया, ये ए बिंदु मान लेते हैं, ये बी बिंदु, ये सी बिंदु और ये डी बिंदु, ठीक। तो देखिए मैंने आपको रेशियो मेथड बताया था ट्रायंगल के अंदर कि एक समकोण त्रिभुज के अंदर, जैसे इसमें देखिए समकोण त्रिभुज बन रहा है आपके पास, ठीक है। जैसे इसको 3 माने हम, इसको 4 माने, तो इसको कितना मानना पड़ेगा 5, क्योंकि ये 5 के रेशियो में होगी, ये 3 में और ये 4 में, ठीक है। तो वही रेशियो था अपने पास में, 3 और 4 का दे रखा था भुजाएं उसकी, ठीक है। और विकर्ण कौन सा हो गया, ये वाला विकर्ण हो गया, तो विकर्ण कौन सा हो गया, ये हो गया। अब देखिए जो क्षेत्रफल था वो 1200 के अनुसार अपने पास, यानी कि इसमें एक जीरो की और कमी थी, किसमें प्रत्येक लेंथ के अंदर, तो ये भी 10 गुना हो गया, ये भी 10 गुना हो गया और ये भी कितना हो गया 10 गुना हो गया। तो ये विकर्ण कितना हो जाएगा 30, ये कितना हो जाएगा 40 और ये कितना हो जाएगा 50। या फिर इसको आप कैसे बना सकते थे कि आप इसका फॉर्मूला लिखिए, तो फॉर्मूला क्या होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, तो ये क्या हो जाएगा आपका 3x 4x, यानी कि क्षेत्रफल क्या हो गया आपका, ये लिखा हुआ है आपके पास, क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई। तो क्षेत्रफल आपको 1200 दे रखा है, लंबाई कितनी दे रखी है आपको 3 और 4 के रेशियो में दे रखी, तो ये 4x मान लेते हैं, इसको 3x मान लेते हैं गुणा में, ठीक है। तो 4 के कितना हो गया 12x स्क्वायर, 12x स्क्वायर हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, ये 1200 हो गया, नीचे कितना आ जाएगा 12, और 12 को 12 से कैंसिल कर देंगे, ठीक है भाई, एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा अपने पास। तो देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर बराबर कितना बचा अपने पास 100 बचा, तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, स्क्वायर टाइम्स इसका अंडर रूट आ जाएगा, तो एक्स बराबर कितना हो गया 10। यदि एक्स की वैल्यू 10 है तो देखिए इसको हमने कितना माना था 4x और इसको कितना माना था 3x, यदि ये कितनी है अपने पास x की वैल्यू 10 आई है, तो ये कितना हो जाएगा 10 गुना, यानी कि ये कितनी हो गई 40, और ये भी 10 गुना, ये कितनी हो गई 30, एक 40 है और एक 30 है, तो ये कितनी हो गई 40 और ये कितनी हो जाएगी 30, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे उसके बाद में, यदि आपको आधार पता है और लंब पता है तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, तो क्या करेंगे 40 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर, तो 40 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1600, यानी पाइथागोरस प्रमेय लगाइए इसमें ये विकर्ण ज्ञात करने के लिए। तो विकर्ण क्या होता है अपने पास में, कर्ण बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, तो आधार कितना हो गया 40 का स्क्वायर और लंब कितना हो गया, ये इसका अंडर रूट हो गया यहाँ पर 40 का स्क्वायर, ये कितना हो गया 30 का स्क्वायर, तो ये कितना हो गया 1600, ये कितना हो गया 3 दिए 9, 900, तो 1600 900 कितना हो गया 2500, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2500 का अंडर रूट, यानी कि कितना हो गया 50, ठीक है। तो कर्ण की लंबाई कितनी आएगी 50, तो इस हिसाब से कितनी आ गई 50। अब यहाँ से आगे और भी कुछ पूछ सकता है अपने को, क्षेत्रफल दे रखा था, परिमाप पूछ सकता है इसका, तो परिमाप इसका बता सकते हैं, जैसे ये कितना है 30 है, ये 30 है तो 60 हो गया, और ये कितना है इधर, ये अपने पास 40 था, 40 ये 80 हो गया, 80 और 60 से 12 13 और 140 हो गया, तो ये क्या हो जाएगा इसका परिमाप हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे।
आगे देखिए क्वेश्चन है, यदि किसी आयत का विकर्ण यदि किसी आयत का विकर्ण 26 सेमी है तथा चौड़ाई 10 सेमी है, तो उस आयत की लंबाई ज्ञात करें। या फिर क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो उस आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो उस आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करें। ठीक, तो देखिए कोई आयत है, उसका विकर्ण 26 सेमी है और उसकी चौड़ाई 10 सेमी है, तो उस आयत का क्या ज्ञात करना, अपने को क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखिए यदि आपने यहाँ पर 26 देख लिया और यहाँ पर 10 देख लिया, ठीक है, 26 देख लिया और यहाँ पर आपने 10 देख लिया, तो देखिए आपने एक रेशियो पढ़ा होगा 5, 12 और 13, ठीक है। तो अगर आपको ये नजरअंदाज हो कि मतलब एक 5 है, एक 12 और एक 13, तो सबसे बड़ी भुजा होगी वो विकर्ण होगी। तो जैसे आयत की बात करें यहाँ पर, तो ये क्या हो गया, अपने पास एक आयत होगी, ये उसका विकर्ण हो गया, ये ए बिंदु, ये बी बिंदु, ये सी बिंदु और ये बी बिंदु। तो ये तो किसके रेशियो में होगा, 13 के रेशियो में, और ये किसके रेशियो में होगा, 5 में, और ये किस में होगा, 12 में। रेशियो एक बार आप चेक कर लेंगे दोबारा से कि आपने सही लिखा है कि, तो देखिए 13 का 169, 5 का 25, तो 169 माइनस 25 कितना हुआ, 144, 144 कितना हो गया, 12। तो देखिए इसने क्या कहा है कि ये आपके पास 26 है, इस भुजा को इसने कितना माना है, 26 माना है, ठीक है, और चौड़ाई को कितना माना है इसने, 10, इस चौड़ाई को इसने 10 माना है। तो देखिए ये इसका 5 गुनी 10 यानी 2 गुना है, ये 13 गुनी 26 इसका 2 गुना है, तो ये कितना आ जाएगा इसका 2 गुना, यानी कितना होगा 24 सेमी। तो ये कितनी होगी आपके पास, 24 सेमी होगी। अब देखिए आपके पास ये कितनी हुई, लंबाई हुई 24 सेमी, और ये कितनी हुई आपके पास, पहले इधर की चौड़ाई 10 सेमी। तो इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, इसका लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी कि कितना होगा 24 गुणा 10, यानी कि 240 वर्ग सेमी। क्षेत्रफल किसमें होगा, वर्ग सेमी में, आयतन किसमें होगा, घन सेमी।